जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बीते शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि से साफ हो गया है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान घाटी में कोरोना संक्रमितों की घुसपैठ करवा रहा है। वह आतंकवादियों के जरिए हमले तो करा ही रहा है, साथ ही घाटी में अब कोरोना बम का विस्फोट करने की रणनीति पर काम कर रहा है। पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों में आई तेजी से साफ है कि बड़ी संख्या में आतंकी सरहद पार से घुस आए हैं और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमितों की घुसपैठ कराने को लेकर खुफिया सूचनाएं अप्रैल से शुरू में ही आने लगी थीं और इसीलिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों सतत निगरानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ रास्तों के जरिए आतंकी घाटी में घुसने में कामयाब हो गए। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत और पाकिस्तान की लंबी सीमा पर ज़्यादातर सीमाई हिस्सा घने जंगलों और पहाड़ों वाला है। ऐसे में हर एक आतंकी की घुसपैठ पर निगाह रख पाना आसान नहीं है। आतंकी इसी का फ़ायदा उठाकर घुस जाते हैं। पैरा विडंबना तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान खुद कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वह भारत के खिलाफ अभियान चलाने से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की घुसपैठ कराने की उसकी साजिश बता रही है कि उसके या दुनिया के समक्ष कितने ही बड़े संकट क्यों न हों, लेकिन वह भारत के खिलाफ अपना अभियान बंद करने वाला नहीं। पड़ोसी मुल्क की ओर से इस तरह की गतिविधियों का जारी रहना चिंता का विषय तो है ही। यों हर साल अप्रैल मई के महीने में जब बर्फ पिघलना शुरू होती है, पाकिस्तान सेना बड़े पैमाने पर आतंकियों को घुसाने में जुट जाती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमितों की घुसपैठ से यह खतरा ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर चुका है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि भारत में अशांति और अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का एक बड़ा तंत्र काम करता है। आईएसआई भारत में आतंक फैलाने के लिए योजना और रणनीति बनाती है और आतंकियों के जरिए सेना इस काम को करने में मदद करती है। बड़ी संख्या में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसने के लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने नियंत्रण रेखा के पास 16 ठिकाने तैयार किए हैं। इनमें से कुछ ठिकाने नौशेरा और छंब की दुर्गम पहाड़ियों में भी हैं, जहां आतंकी जमा हैं और इसी रास्ते आतंकवादी गुलमर्ग में प्रवेश करते हैं। पैरा भारतीय सुरक्षा बलों को इस वक्त दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तो सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ रोकनी है और दूसरा राज्य में घुस चुके आतंकियों का पता लगाकर उनका सफाया करना है। आतंकी गांवों को अपने ठिकाना बनाकर जबरन ग्रामीणों के घरों में जाकर रुक रहे हैं और इनके साथ खाना खा रहे हैं। ऐसे में गांवों में कोरोना संक्रमण फैल गया तो रोक पाना मुश्किल होगा। इसलिए सेना आतंकियों को खोजकर जल्द से जल्द मार गिराने की रणनीति पर काम कर रही है। वैसे तो पाकिस्तान भारत से अच्छे रिश्तों और शांति की उम्मीद करता है, लेकिन
दूसरी ओर जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की घुसपैठ करवा रहा है, उससे उसका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पैरा गाजियाबाद में एक मोमबत्ती कारखाने में लगी आग और उसमें लोगों के मारे जाने की घटना ने एक बार फिर यही साबित किया है कि न तो ऐसे कारखाने चलाने वालों को कामगारों की जान की परवाह होती है, न शायद प्रशासन इसे कोई गंभीर समस्या मानता है। वरना क्या वजह है कि ऐसे ज़्यादातर कारखाने नियम कायदों को ताक पर रखकर चलाए जाते रहते हैं, लेकिन उन पर लोगों का ध्यान तब जाता है जब वहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता है। गाजियाबाद में मोदी नगर इलाके के बड़खवा गांव एक घर में मोमबत्ती और पटाखे बनाने की फैक्ट्री चल रही थी और आसपास के लोगों से लेकर प्रशासन तक को इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा था। क्या इस तरह की लापरवाही ही कारखाने में हादसे की जड़ में नहीं है, जिसकी वजह से वक्त पर किसी को दखल देना जरूरी नहीं लगता है। गौरतलब है कि रविवार को दोपहर में अचानक ही उस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और फिर भयावह आग लग गई। उसमें फंसे लोगों ने 8 की मौत झुलस जाने की वजह से हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पैरा दरअसल इस तरह के ज़्यादातर हादसों की जड़ में जितना बड़ा कारण कारखाना मालिकों की लापरवाही और नियम कायदों को धता बताना होता है, उससे ज़्यादा ऐसे मामलों में प्रशासनिक अनदेखी को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। सवाल है कि गांव के रिहायशी इलाके में कोई अधिकतम जोखिम वाला कारखाना कैसे चल रहा था, जबकि इसे अवैध माना जा रहा था। खबर के मुताबिक घटना के 20 दिन पहले इस अवैध फैक्ट्री पर छापा पड़ा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब वहां एक त्रासद हादसा हो चुका है, तब अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर प्रशासन ने छापे के बावजूद वहां पटाखा और मोमबत्ती बनाने का काम क्यों जारी रहने दिया होगा। यह बेवजह नहीं है कि घटना के बाद वहां गांव में लोगों के बीच सरकारी महकमों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश देखने में आया और लोगों ने प्रशासनिक अनदेखी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अब मुआवजे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और रासुका लगाने का आश्वासन देने की औपचारिकता न तो बरती गई, लापरवाही का जवाब है, न मारे गए लोगों की जान की कीमत। जब सख्ती और चौकसी की ज़रूरत होती है, तब किसी को सक्रिय होना जरूरी नहीं लगता है, और जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तब संबंधित महकमों की नींद खुलती है। पैरा ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई यह पहला हादसा है। दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अक्सर कारखानों में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उनसे सबक लेकर ऐसी औद्योगिक इकाइयों में सख्ती से नियम कायदों का पालन और अग्निशमन सहित किसी भी तरह की आपात स्थिति में सुरक्षा के इंतजामों को सुनिश्चित करना शायद ही कभी प्राथमिक जिम्मेदारी मानी जाती है। नतीजतन अचानक ही आग लगने जैसी घटना के बाद व्यापक जान माल का नुकसान होता है, और वैसे लोग भी झुलसकर या धुएं में घुटकर मर जाते हैं जिन्हें मामूली सुरक्षा इंतजाम करके बचाया जा सकता था। आग लगने की स्थिति में ज़्यादातर जगहों पर कामगारों की मौत की मुख्य वजह
कारखानों में प्रवेश या निकास द्वार का बेहद संकरा होना, एक ही दरवाज़ा होना और कोई वैकल्पिक इंतज़ाम नहीं होना भी रहा है। पूर्णविराम।